Hey, hi everyone. This is Zubेर. Welcome to Data Engineering Journal. इस एसक्यूएल सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें हम एसक्यूएल के बारे में समझेंगे, इसका इसके हिस्ट्री के बारे में समझेंगे और फिर हम सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के बारे में बात करेंगे और फाइनल में एक डेमो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एजेंडा क्या होगा इस वीडियो का? सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज सीक्वल, उसके बाद हम सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से कनेक्ट करेंगे। देन आफ्टर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, सीक्वल सर्वर से डिफरेंट क्यों है ये। फिर हम समझेंगे व्हाट इज सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो और सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो और सीक्वल सर्वर में डिफरेंट क्या है इसको समझेंगे। उसके बाद डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मेथड्स को समझेंगे फॉर सीक्वल सर्वर और उसके बाद लास्ट में हम एक डेमो करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसको रीनेम करेंगे और ड्रॉप करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री और डेफिनेशन के बारे में एसक्यूएल की, एसक्यूएल जो डेवलप हुई थी वो आईबीएम ने किया था और मेनली दो डेवलपर्स थे जिन्होंने ये डेवलप की थी लैंग्वेज, डोनाल्ड एंड रेमंड। और उन्होंने इसे कॉर्ड्स के रिलेशनल मॉडल के थियरी के बेस पर डेवलप किया था। कॉर्ड्स ने एल्जेब्रा को यूज करते हुए कुछ रिलेशनल मॉडल की थ्योरीज दी थी, कुछ रूल्स दिए थे, जिसके बेस पे इन दो डेवलपर्स ने एसक्यूएल को इन्वेंट किया था। इसका जो पर्पस था डेवलप करने का, फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा और रिट्रीवल ऑफ डेटा, मतलब हम एग्जिस्टिंग डेटाबेस में डेटा को मैनिपुलेट कर सके और उसको इजिली रिट्रीव कर सके, यही पर्पस था एसक्यूएल का। स्टार्टिंग में जब ये इन्वेंट हुआ था तो इसका नाम सीक्वल था। फुल फॉर्म में जाए तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। बाद में सारे वॉवेल्स हटा दिए गए तो ये बन गई हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब हम जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं ये हम डेटा इंजीनियरिंग के रोड मैप के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पर्पस यही है कि हम सबसे पहले डेटाबेस का पार्ट खत्म करेंगे। तो अगर बात करें एसक्यूएल है क्या, तो एसक्यूएल लैंग्वेज है एक डेटाबेस पे काम करने के लिए। एसक्यूएल हमारा कोई सर्वर नहीं है, एसक्यूएल हमारा कोई टूल नहीं है। एसक्यूएल वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम आरडीबीएमएस सिस्टम पे काम करते हैं। अब आरडीबीएमएस का नाम लिया तो आरडीबीएमएस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी चीज जहां पे डेटा स्टोर होती है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। वो आरडीबीएमएस कब बनेगा? जब उस डेटाबेस में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप, तो वो बन जाता है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। अब कॉर्ड्स ने 14 रूल्स दिए थे, उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी डेटाबेस जो मैक्सिमम कॉर्ड्स के रूल फॉलो करेगा वो उतना ही रिलेशनल डेटाबेस मॉडल माना जाएगा। अब अगर देखें नटसेल में तो सीक्वल जो डिजाइन की थी पर्पस था उसका अगेन वही, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, फेच करना और मैनिपुलेट करना। किस पे? रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम पे। जिस टाइम ये इन्वेंट हुई थी उस टाइम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट ही हमारे पास सिस्टम था और दूसरा कोई सिस्टम। आज बात करें पॉपुलर सीक्वल डेटाबेसेस के, तो करंट टाइम में कुछ पॉपुलर सीक्वल डेटाबेसेस हैं लाइक एसक्यूएलाइट, माईसीक्वल, पोस्टग्रेस, ओरेकल और एमएस सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल। मैं बहुत बार सीक्वल यूज करता हूँ और बट सीक्वल और एसक्यूएल सेम है। बताया कि सीक्वल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, वॉवेल्स हटा देते हैं तो एसक्यूएल इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमांड इन। जैसा हमने समझा कि एसक्यूएल हमारी एक डेटाबेस लैंग्वेज है तो उसमें कुछ क्वेरीज कमांड होगी, तो उन क्वेरीज को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है डीडीएल, इसका फुल नेम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हमारे क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट कमांड्स हैं। इनको हम आगे वीडियोस में करके प्रैक्टिस करके देखेंगे। सेकंड कैटेगरी है डीसीएल, जिसमें ग्रांट और रिवोक कमांड्स हैं। फिर हमारा है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें हमारे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों कमांड्स, तीन हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे आगे। फिर हमारा है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट है। और लास्ट है हमारा डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हमारा सेलेक्ट कमांड। अब हम देखते हैं कि सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्या होता है।
जब हम अपने लोकल पे या किसी मशीन पे SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट एक SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मिलता है। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इज लाइक ए क्लाइंट टूल टू कनेक्ट दी SQL सर्वर। मतलब ये SQL सर्वर नहीं होता है, ये जस्ट एक क्लाइंट टूल होता है जिसके थ्रू हम किसी भी SQL सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। और भी टूल हैं जिनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो SQL सर्वर को कनेक्ट करने का सबसे पॉपुलर टूल है वो है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अब इसको समझे उससे पहले SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो और SQL सर्वर में एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। सपोज हम इस इमेज के हिसाब से सेंटर में हमारा एक डेटाबेस सर्वर है। ये कोई एक इंडिविजुअल मशीन भी हो सकती है और एक रिमोट मशीन भी हो सकती है। उसको 4 अदर मशीन से कनेक्ट किया गया है। अब हमें दूसरी मशीन से इस डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की मदद लेनी पड़ेगी। इसी से हम इस डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट कर पाएंगे। क्लियर होना चाहिए माइंड में कि SQL मैनेजमेंट स्टूडियो कोई हमारा सर्वर नहीं है, एक क्लाइंट टूल है। अब चलते हैं सिस्टम में मैंने SQL सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, उसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन में हम सारे एप्लीकेशंस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम नीचे। तो जब भी हम इंस्टॉल करेंगे हमें कुछ ऐसे फोल्डर्स दिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2019, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर टूल्स 18। तो जब भी हम इंस्टॉल करेंगे ऐसे ही फोल्डर बन जाएगा। हमें क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है और हमें ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कंप्लीट। हम उस पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन का पार्ट मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन, कोई भी उसको देख के आप इजीली इंस्टॉल कर सकता है। तो वो पार्ट मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पहले से 2018 SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल कर रखा है, मैं उसी पे होता हूँ। जो करंट मार्केट में लेटेस्ट वर्जन है SQL सर्वर 2019 है, उसको इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, ओपन किया, तो ऐसा पॉपअप ओपन होकर आता है। अब एक एक चीज सेटिंग समझते हैं। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो सर्वर टाइप है। सर्वर टाइप वो सेटिंग होती है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि हम SQL सर्वर को एज ए डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, या हम एनालिटिक्स के लिए यूज करना चाहते हैं, या हम रिपोर्टिंग सर्विसेज के लिए यूज करना चाहते हैं, या हम इंटीग्रेशन सर्विसेज के लिए यूज करना चाहते हैं। इसी में लेटेस्ट वर्जन में और सारे भी ऑप्शंस आते हैं, लाइक Azure SSIS इंटीग्रेशन रन टाइम। तो हमें एसक्यूएल सीखना है, तो एसक्यूएल के लिए जो हमें सर्वर टाइप चूज करना है वो डेटाबेस इंजन है। तो मैंने डेटाबेस इंजन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो इस सर्वर नेम है, ये हमारे सर्वर का नाम होगा। मतलब अगर मेरे लोकल पे SQL सर्वर इंस्टॉल है तो मेरे अपनी मशीन का नाम होगा। बाय डिफॉल्ट ये अपने आप पिक कर लेता है जब हम SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं। अगर ये रिमोट सर्वर है तो हम यहाँ रिमोट सर्वर की IP एड्रेस या उसका होस्ट नेम डालते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ऑथेंटिकेशन मोड। तो हम जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं SQL सर्वर, तो वो हमसे पूछता है कि हम किस मोड में इस SQL सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। मिक्स मोड में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, विंडोज मोड और ऑथेंटिकेशन, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड। हमें इन्हीं दोनों पे फोकस करना है क्योंकि हमें केवल SQL लैंग्वेज पे काम करना है। बाकी मोड्स क्लाउड के लिए हैं। तो हमें अभी क्लाउड नहीं पड़ रहा है तो हम क्लाउड पे नहीं, उस पे नहीं जाते हैं। हम केवल मिक्स मोड में बात करते हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन एंड SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। अब विंडोज ऑथेंटिकेशन होता क्या है, इसमें क्या होता है, जब हम SQL सर्वर इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो ये हमारे लॉगिन के लिए हमारे जिस यूजर नेम पासवर्ड क्रेडेंशियल से मैंने लॉगिन किया है विंडोज में, उसी से ये हमें डेटाबेस एक्सेस करने को अलाउ कर देता है। SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि ये हमें उस डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना होता है। तो ये जब इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम आता है मिक्स मोड या SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड। तो हम दोनों में से कोई एक चूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं इसको विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड से लॉग इन करता हूँ।
जैसे ही मैंने लॉगिन किया, मेरे लेफ्ट पैनल पे कुछ फोल्डर्स दिखते हैं। इस लेफ्ट पैनल को ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर बोलते हैं। हमको जो बाय डिफॉल्ट सबसे पहला फोल्डर मिलता है उसका नाम डेटाबेसेस होता है। हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो सबसे पहले हमें सिस्टम डेटाबेसेस मिलते हैं। अब ये कैसे डेटाबेसेस होते हैं हम इनको समझते हैं। हमें जब हम सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सीक्वल सर्वर हमको कुछ डेटाबेस प्रोवाइड करता है जिसका नाम मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी, टेमडीबी है। इन डेटाबेसेस का केवल यूज है जो डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं या यूजर क्रिएट करता है उसको सपोर्ट करना, उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो इनका और कुछ काम नहीं है, केवल और केवल इतना है, जब यूजर अपने डेटाबेस क्रिएट करता है उनको सपोर्ट करना। तो हम समझ गए कि बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम डेटाबेसेस देता है उसका क्या पर्पस है। अब हमें अगर अपनी कोई क्वेरी लिखनी होती है तो हम राइट साइड में लिखते हैं और उसके लिए हम न्यू क्वेरी पे क्लिक करते हैं। तो हमें एक विंडो खुल के ओपन हो जाता है जिसपे हम अपनी एसक्यूएल क्वेरीज कमांड्स लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं एक डेमो करके दिखाता हूं। अब चलते हैं डेटाबेस, सैंपल डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हम डीडीएल का पहला कमांड यूज करते हैं, क्रिएट। क्या करने जा रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं। डेटाबेस का नाम डालते हैं। तो मैंने एक सैंपल नाम का डेटाबेस क्रिएट करने की क्वेरी लिख ली है। अब इसको सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करते हैं। हम जैसे इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं हमें ड्रॉप डाउन नीचे आउटपुट में आता है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब हमारा डेटाबेस कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं और रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करेंगे तो हमें सैंपल डेटाबेस हमारा दिख जाएगा। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, जैसे ही हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं सिस्टम बीच बैकएंड में सर्वर दो फाइल्स क्रिएट करता है। पहली फाइल का नाम है एलडीएफ और दूसरी फाइल का नाम है एमडीएफ। ये फाइल्स हमें दिखेगी कहाँ, हम अपने डेटाबेस पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में फाइल्स है, फाइल्स को टैब को सिलेक्ट करते हैं तो हमें एक पाथ दिखता है। इस पूरे पाथ को कॉपी कर लेना है, विंडोज आर करना है, यहां पे क्लिक करके एंटर कर देना है। परमिशन का पॉपअप होगा, परमिशन दे देना है, उसके बाद हम जाकर के इसको दे देना। तो यहाँ हम देख सकते हैं दो फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं, सैंपल डॉट एमडीएफ और सैंपल अंडरस्कोर लॉग। अब इन दो फाइल्स का मतलब क्या है। जो एलडीएफ है वो हमारी लॉग फाइल है, जो एलडीएफ फाइल है वो हमारी लॉग फाइल है। वो मेटा डेटा कंटेन करती है उस डेटाबेस के एक्शंस का। और एमडीएफ हमारी मास्टर डेटा फाइल है जो एक्चुअल डेटा कंटेन करती है। तो इन फाइल्स का हम यूज करते हैं जब हमें डेटाबेस को रिस्टोर करना होता है या बैकअप लेना हो। अब हम वापस चलते हैं अपने डेटाबेस क्रिएट क्वेरी पे। तो हमने अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। अब हम इसका इस पे अल्टर कमांड चलाएंगे जो दूसरा एक डीडीएल कमांड है, और इस सैंपल वन का नाम कुछ चेंज करके सैंपल टू करेंगे। तो अब ये कमांड देखते हैं, अल्टर कमांड। अल्टर कमांड हमारा एक दूसरा डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। ये कैटेगरी में आता है। इस कमांड में क्या कर रहे हैं हम जो डेटाबेस नाम हमने अभी पहले बनाया है सैंपल डेटाबेस, उसको रीनेम करेंगे। तो हमने लिखा अल्टर कर दो, डेटाबेस दिया कि डेटाबेस को करना है, इसका नाम पहले क्या था मॉडिफाई करना है, नेम इक्वल टू न्यू नेम। हम क्या कर रहे हैं इसमें, जो हमने अभी डेटाबेस सैंपल बनाया था उसको रीनेम कर रहे हैं सैंपल न्यू से। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। जब भी स्टूडियो में हम मल्टीपल क्वेरीज लिखी होती हैं और किसी स्पेसिफिक क्वेरी को रन करना होता है तो हमें उसको पूरा सेलेक्ट करना है और या तो F5 दबा दें या ये एग्जीक्यूट बटन दबा दें। तो ये हमारा नाम चेंज हो चुका है। अब हम रिप्लेस करके देखें तो
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा नाम चेंज हो चुका है। अब सैंपल की जगह सैंपल न्यू दिखा रहा है। इसी रीनेम को हम प्री बिल्ड स्टोर्ड प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में पता नहीं है, तो वो चीज हम आगे वीडियो में करें। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। हमने अभी तक सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो समझ लिया, डेटा सर्वर सीक्वल सर्वर के बारे में समझ लिया कि सर्वर और सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में डिफरेंस क्या है। अब हम डेटाबेस क्या होता है हम इसको समझते हैं। तो डेटाबेस हमारा एक कलेक्शन होता है जो टेबल और डेटाबेस के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। अब जो डेटाबेस में जो भी चीज होगी उसको हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सपोज व्यू है, कर्सर है, ट्रिगर है, स्टोर प्रोसीजर्स है, फंक्शंस हैं, ये सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बोले जाते हैं। तो फॉर्मली कहें तो वन लाइनर डेफिनेशन जब भी आपसे कोई पूछे कि डेटाबेस का मतलब क्या है, तो वन लाइन में कहें डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस। ऑल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ गए, व्यू आ गए, ट्रिगर आ गए, कर्सर आ गए, स्टोर प्रोसीजर आ गए, फंक्शंस आ गए, और भी बहुत सारी चीजें जितनी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं वो आगे आगे हम करते जाएंगे, हमारे टॉप ऑब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे। अब जो नेक्स्ट डीडीएल कमांड यूज कर रहा हूं मैं, वो ड्रॉप कमांड यूज कर रहा हूं। ड्रॉप कमांड का पर्पस होता है किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस से ड्रॉप कर देना, कंप्लीटली रिमूव कर देना, डिलीट कर देना। तो हमें डेटाबेस डिलीट करना है तो हमें बताना होता है कि ड्रॉप करना है, किसको करना है, डेटाबेस को कर दो। डेटाबेस का नाम क्या है, सैंपल। हम चेंज कर चुके हैं सैंपल से सैंपल न्यू। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ड्रॉप कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं ये भी कमांड हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। यहां जाकर के हम डेटाबेस को सेलेक्ट करके रिफ्रेश करते हैं तो वो सैंपल न्यू हमारा यहाँ से हट गया है। हम जाके लॉग फाइल्स में देख भी सकते हैं वो फाइल वहां से हट चुकी होगी। तो यहाँ अगर हम देखें इसको इसको फिर दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ से हमारा सैंपल या सैंपल न्यू जैसी कोई चीज अब नहीं रह गई। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि जैसे ही हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, बिहाइंड द सीन दो फाइल्स बनती है, एलडीएफ और एमडीएफ। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है ये दो फाइल्स क्या होती हैं, इनका पर्पस क्या है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब दोबारा से अपनी पीपीटी पे चलते हैं। हमने समझ लिया कि सर्वर क्या होता है, मैनेजमेंट स्टूडियो क्या होता है, डेमो करके देख लिया। अब हम कुछ डेटाबेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहला डेटाबेस का पॉइंट है, जैसे अभी मैंने डेटाबेस को ड्रॉप किया तो हम उसी डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं जो डेटाबेस किसी सिंगल यूजर के द्वारा यूज किया जा रहा हो। अगर वो डेटाबेस किसी किसी दूसरे डेवलपर, सपोज डेवलपर वन ने डेटाबेस क्रिएट किया है और उसको कई लोग यूज कर रहे हैं, और एक दिन डेवलपर वन को लगता है कि मुझे ये डेटाबेस ड्रॉप कर देना चाहिए, तो वो तभी ड्रॉप कर सकता है जब तक उसको सिंगल यूजर सेट ना करे। अगर उसको मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं तो वो उस डेटाबेस को ड्रॉप नहीं कर सकता है। तो जो मैनुअली कमांड है हमें डेटाबेस को सिंगल यूजर में सेट करने के लिए, वो है लिखी हुई है अल्टर डेटाबेस। डेटाबेस का नाम फिर सेट करते हैं सिंगल यूजर, और विथ रोल बैक इमीडिएट ये चलाते हैं। उसके बाद वो सिंगल यूजर पे सेट हो जाता है और फिर हम ड्रॉप कमांड चलाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि सिस्टम के डेटाबेस, जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के डेटाबेस मिलते हैं, जो मास्टर और भी तीन, उनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। उनमें उस किसी भी यूजर को उसको ड्रॉप करने की परमिशन नहीं होती। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि जिस भी डेटाबेस को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन का मतलब है स्टूडियो में इस चीज की, जैसे जब हम डेटाबेस राइट पैनल पे जहां पे हमें क्वेरी लिखनी होती है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा टॉप पे, लेफ्ट टॉप पे ड्रॉप डाउन होता है जहां सारे डेटाबेस अवेलेबल होते हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो हमें अगर सैंपल न्यू डिलीट करना है तो वो यहाँ सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई डेटाबेस या मास्टर डेटाबेस सेलेक्ट होना चाहिए, तभी हम उसको डिलीट कर पाए। तो अगर सेम यहाँ असाइन होगा और हम उसको ड्रॉप करेंगे
तो हाँ उस पे एरर वो थ्रो करेगा। तो हमें जब भी कोई डेटाबेस ड्रॉप करना है तो हमें उसको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। अब वापस पीपीटी पे चलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था मुझे। मैंने बता दिया कि सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल कैसे होता है, सीक्वल सर्वर इंस्टॉल कैसे होता है। जब हम बहुत सारे वीडियो हैं ऑनलाइन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आगे के वीडियोस में हम सारे एक एक कमांड सीखेंगे, उन पर प्रैक्टिस करेंगे, सैंपल डेटा सेट इंसर्ट करेंगे और उन पे सारे डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे। डेटाबेस डेटा इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको सीखना और इसको बहुत अच्छे से सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक डेटा एनालिस्ट के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना एक डेटा इंजीनियर के लिए, और उतना ही जरूरी है डेटा साइंस स्ट्रीम के लिए। तो डेटाबेस जिस जिस जगह पे डेटा आ रहा है वहां पे डेटाबेस सीखना, आरडीबीएमएस सिस्टम सीखना, डीबीएमएस सिस्टम सीखना बहुत जरूरी है। और एसक्यूएल हमारी डेटाबेस लैंग्वेज है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा आप इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल क्रिएट करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे और उस पे ऑपरेशंस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।